देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इत्तेहादी जमातों की मरकजी हुकूमत इस बात पर तुली हुई है कि वो सूबाई इंतखाबात किसी सूरत भी मुकर्ररा मुद्दत में नहीं कराएगी, क्योंकि हुकूमत की 11 माह की शर्मनाक कारकर्दगी के बाद उन्हें अंदाजा है कि इंतखाबात में उनके लिए आवाम ने क्या फैसला कर रखा है। और शायद PDM हुकूमत को शिकस्त सामने देखकर अपनी शिकस्त उसे आइन से इनराफ करने पर भी मजबूर कर रही है। इत्तेहादी हुकूमत में अगरचे पीपल्स पार्टी भी शामिल है, लेकिन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान लतीफ कोसा का कहना है कि पीपल्स पार्टी का हुकूमत के फैसलों से कोई ताल्लुक ही नहीं, ना ही अब वो PDM का हिस्सा है। वो मौजूदा हुकूमत को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है, लेकिन आज भी असेंबली में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी शोर हुआ। JUI के रहनुमा असद महमूद का कहना था कि हम असेंबली का इख्तियार किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट को देने को तैयार ही नहीं। मजीद क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं। हम इस फैसले पर जो करारदाद आज पेश की गई है उसके हवाले से हमने जरूर इस पर इक़दामात करने हैं। हम किसी सूरत भी अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी वज़ीर आज़म का इख्तियार चीफ जस्टिस तक को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की तरजीह अवामी मसाइल तो शायद कभी थे ही नहीं, वरना आज महंगाई की शरह 45% तक ना पहुंचती। लेकिन अब तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि असेंबली हो या वज़ीर आज़म की काबीना का इजलास हो, वहां एजेंडा सिर्फ इंतखाबात के इल्तिवाह के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। आज भी वज़ीर आज़म तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ बैठे 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर फरमा रहे थे। शायद वो भूल गए कि उनके ज़ेरे नगे अवाम की हालत ये हो गई है कि वो 10-20 किलो के आटे के लिए जाने दे रहे हैं। इस मुल्क में जाने जा रही हैं लोगों की। मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है और कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू लॉ मिनिस्टर आप सबके सामने पेश करेंगे, मगर मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा हो। दूसरी जानिब हुकूमत की अदलिया से लड़ाई को शहबाज शरीफ की नाअहली की जानिब पेशकदमी कहा जा रहा है। ऐसा कहना है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का, जिनका कहना था कि मरियम नवाज चाहती हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। वो खुद चाहती हैं अपने चचा को नाअहल करवाना और वजीर आजम की सीट उनके लिए खाली हो जाए। क्या कहा, आइए सुनते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मुझे यूँ लगता है कि एक तो पूरी इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि मरियम नवाज़ ने एक जाल बछाया है। जिस तरह से जरदारी साहब ने पहले एक जाल बछाया था जिसके ज़रिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराया था, आज मरियम नवाज़ जरदारी की एक बहुत अच्छे शागिर्द होने का सबूत देते हुए अपने चचा को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए जाल बिछा रही हैं। और इनका ख्याल सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तौहीन अदालत में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएंगे, पार्टी भी वापस मरियम को मिल जाएगी और चीज़ें भी उनकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये उनका अपना मसला है। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगर समझ अकल है तो वो समझ जाएंगे, समझ अकल नहीं है तो वो नहीं समझेंगे। दूसरी जानिब बात की जाए सिंध पर विराजमान जमात पीपल्स पार्टी की, तो वो बड़ी तुंधी से एक के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू करते नजर आ रहे हैं। कभी रेड लाइन, कभी पिंक सर्विस, कभी गम्बट किसी प्रोजेक्ट की इफ्तिताह करें। लेकिन कराची के आवाम आए रोज सड़कों पे लुट रहे हैं, जान से हाथ धो रहे हैं। सिंध में करप्शन बदवानी के आए रोज केसेस सामने आ रहे हैं। जो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसी के नाम पे करप्शन का
मुंह खोला हुआ है। एक के बाद एक ऐसी करप्शन हो रही है जिसका तसव्वुर भी नहीं इंसान कर सकता। और हालत यह है कि अब तो सिंध के अंदर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रही है सैलाब ज़दगान के लिए जो पैसे लिए थे, जो फंड्स लिए थे, जो उनके लिए चीजें लेने के लिए फंड्स आए थे, उसमें भी अरबों रुपए की खुर्द बुर्द सामने आ गई है। उसमें भी पीपल्स पार्टी ने अपने ही सिंधी भाइयों को, अपनी ही सिंधी आवाम को पीछे ना छोड़ा और उनसे भी वही इंतकाम लिया जो बाकी पूरे मुल्क से लेते आए हैं। क्या ये मामला किसी और ने हल करने हैं? सवाल यही है। और सवाल यही है कि क्यों अभी तक 15 साल हो गए एक जमात को इस सूबे में बरसरे इक़्तिदार, और वो भी लगातार, और वो भी किसी जिसे कहते हैं ना बीच में हडल और ऑब्स्टिकल के बगैर, मगर उसके बावजूद खुर्द बुर्द का ये मामला अपने ही लोगों के साथ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस सब पर ही बात करेंगे जी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जी अख्तर मलिक साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ जी। फिजा शकील साहिबा हैं, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार है, आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जुल्फ़िकार अली बदर साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ द गेस्ट फॉर ज्वाइनिंग अस। अख्तर मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगी। अख्तर मलिक साहब, ये आज जो सूबाई असेंबली के अंदर कौमी असेंबली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर की गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद किसी रुकन कौमी असेंबली ने मुखालफत की नहीं की, सवाल यही है। लेकिन टोटल 42 लोग थे जी, फवाद चौधरी साहब भी बता रहे थे आज अपने उसमें, ये 42 लोग मुल्क की तकदीर का फैसला कर रहे हैं क्या? रिदा, 2 चीजें हैं बड़ी अहम। ये 3 साल ये गरीब वाले लोग जो है ना, वज़ीर खारजा बन गया, और ये मौलाना असद महमूद साहब वज़ीर मुआसलात बन गए, बहुत सारे ओबलाइज हो गए, तो यही असम्बलियाँ मौलाना फजल रहमान के लिए हलाल हो गई। दूसरे नंबर पर ये आए थे महंगाई खत्म करने। दोनों एजेंडे इनके वो जो नाम नहाद एजेंडे थे, जिसमें ये चाहते थे कि जी हम पब्लिक को शायद रुख मोड़ के बेवकूफ़ बना लेंगे, वो तो उन चीज़ों में नाकाम हो गए। अब ये जो असम्बली का वजूद है, आप देखें कि लोटों को बिठाकर इन्होंने एक नाम नहाद अपोजिशन बनाई हुई है। कल वो भी अजहर यार भी खड़ा होकर कह रहा था कि जी हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया इन्होंने, और वो सारी चीज़ें, ये बीच चुराए हंडिया तो इनकी गई है फूट। अब ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके बादशाहत कायम करके हम सुप्रीम कोर्ट को भी ताबे कर लें, तमाम इदारे भी ताबे कर लें, और जो सिसिलियन माफिया का जिनका 30-40 साल से किरदार रहा है, उसी सिसिलियन माफिया के किरदार को आगे ये बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये अब कोई 60 या 70 की दहाई नहीं है, या 80 की दहाई नहीं है, लोग थोड़े बेखबर हुआ करते थे। अब तो हर किसी के पास सोशल मीडिया की ताकत है, टेलीविजन है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्रिंट मीडिया है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को आगाही होती रहती है। लेकिन इनकी जो जहनियत है वो यहीं पे खड़ी हुई है। और ये इन्होंने जो आते ही 2 काम किए, एक तो अपने केसेस से जान छुड़वाई, नैब में कवानीन में तरामीम की, और इनके अपने बनाए हुए केसेस से, हमारे तो 3-4 केसेस थे, इनके बनाए हुए केसेस थे। तो जब इमरान खान है और इमरान खान की हुकूमत ने इन पे हाथ डाला, तो ये सारे इकट्ठे हो गए। और आज जो मुल्क 11 महीनों में जिस लेवल पर ये ले जा चुके हैं, तमाम इंडस्ट्री आपकी बंद है, लोग आटे के लिए जाने दे रहे हैं, 22 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं आटे के लिए। कभी पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ था, कभी इस तरह नहीं हुआ था कि लोग खुदकशियां करें, कभी इस तरह नहीं हुआ था कि लोग अपने फैसले खुद करने शुरू हो जाएं। हमारे अभी कई जगहों पर डाकू पकड़े गए, तो लोगों ने वहां पे उनको ऑन ग्राउंड वहां खड़े खड़े मार दिया, क्योंकि उनको इदारों पे अपना एतमाद नहीं रहा। अब अगर ये मुल्क को, मेरे ख्याल है, मैं तो एज ए कॉमन सिटीजन समझता हूँ कि ये किसी चीज का बदला ले रहे हैं इस मुल्क से, कि मुल्क को तबाह बर्बाद करके, पहले भी कर दिया हुआ, जो बची खुची रियासत की रेट है या इदारों की जो डिग्निटी है, वो तबाह बर्बाद करके इस मुल्क के, अल्लाह ना करे वो 71 वाला साना रिपीट करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुल्क के साथ ये लोग मुखलिस हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस का बेंच, जब ये रिजीम चेंज हुआ था तो वो बिल्कुल ठीक था,
और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब असम्बलियाँ ख़त्म की थी उन्होंने बहाल कर दी। उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा फैसला है जी, हम जुडिशरी को सलाम पेश करते हैं। अब वही 3 जजेस का बेंच है और उन्होंने फैसला हक और सच के साथ किया है। आज अगर देखें कि सोशल मीडिया पर वो जो मरकंडे है इसका इंडिया का जज है, तो उसने कहा है कि ये पता नहीं 5 दिन इन्होंने किस चीज में सोचने में लगा दिए जुडिशरी ने कि 5 मिनट का फैसला है कि आइन और कानून में 90 दिन में इंतखाबात होने लाजिम है। तो इन्होंने जुडिशरी का भी तमाशा बनवाया, जाके वहाँ पे प्ले कार्ड उठा के और ये उनको बायस्ड साबित करने की कोशिश की। और अब अगर जुडिशरी ने फैसला दे दिया है तो असम्बली उसके उनके अख्तियार पर कदगन लगाना चाहती है। ये कौम देख चुकी है सारी चीजें और इनकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो भी पता है कि जब 90 में इन्होंने 97 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर फिजिकल हमला किया था और ठीक है, जज बेचारे भागते फिर रहे थे। लेकिन ये मेरे ख्याल है इनको भूल जाना चाहिए। अगर ये मुल्क के साथ हैं तो कानून और आइन की हुक्मरानी चलने दें। सही हो गया। ये मुल्क चलने वाला नहीं है। मैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब की तरफ जाऊंगी। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के तर्जुमान भी हैं। ये आपकी पार्टी के अपने लोग पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं, पार्टी के मौक़िफ़ देने से भाग भी रहे हैं। आज रज़ा रब्बानी से एक एंकर ने एक बड़े ही मशहूर और मारूफ एंकर ने उनसे असेंबली में कोशिश की सवाल करने की कि बताइए कि आप तो आइन के हवाले से बहुत ही समझदार और बड़े ही काबिल आदमी हैं और आप जानते हैं आइन और कानून क्या कहता है इलेक्शन के हवाले से 90 दिन के एतबार से। उन्होंने जवाब नहीं दिया, गुस्से में आ गए और जवाब नहीं दिया। ना देने का मकसद क्या है कि क्या रोका हुआ है पार्टी ने किसी को भी इस पर बात करने से, या फिर कोई और मामला है? क्योंकि आपके तर्जुमान जो लतीफ़ खोस हैं पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं हुकूमत के फैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है। और वो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं इलेक्शन चाहिए। जो आपके सीनियर सीजन पॉलिटिशियंस हैं आपकी पार्टी के अंदर, जो सीनियर लोग हैं, सीसी के मेंबर्स हैं, वो सारे तो इलेक्शन के हक में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शन करा लीजिए। तो बाकी लोगों को फिर क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, ये जो आप बात कर रही हैं इलेक्शन के हवाले से और आइन के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज हमेशा आइन के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई सोच है ही नहीं। जहाँ पे आप बात कर रही हैं हमारे कोई रहनुमा अगर अपनी कोई सोच की अक्कासी कर रही है, वो उनका इंडिविजुअल बयान है, एज ए वकील बयान है कि उनके दिल में कोई किसी एक पार्टी के लिए कोई नफरत या कोई रिजर्वेशन हो सकती है, तो वो अपना बयान कर रहे हैं। देखें, इस चीज पे तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं कि आइन के अंदर इलेक्शन 90 रोज में होने और इसके ऊपर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार ने अपना होमवर्क कर लिया है पंजाब केपी में, और जब इलेक्शन होंगे हम जाएंगे ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आप किसी रहनुमा के बारे में ये बोलें कि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, लतीफ़ खोसा साहब के बारे में बताऊं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, सीनियर वकील हैं, हम सेम प्रोफेशन से हैं। उनकी जो गुफ्तगू है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, उनकी जो बात है वो पार्टी की पॉलिसी की अक्कासी नहीं करती, वो अपना इंडिविजुअल बयान देते हैं। पार्टी की पॉलिसी ये है कि हम आइन के साथ खड़े हैं और हम पीडीएम की जमात का हिस्सा हैं, और पीडीएम जो हुकूमत में है हम भी हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई आइन शिकनी या कानून शिकनी करने वालों के साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का जुडिशियल डिक्टेटरशिप की बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीफ जस्टिस गैर आइनी फैसला करे, आइन को तोड़े, तो उसके खिलाफ किधर जाएं, वो क्या होगा। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करते हुए कहा कि अगर यहाँ पे कोई डिप्टी स्पीकर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आइन शिकनी करता है तो वजीर आजम साहब आपको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, केस दर्ज कराना चाहिए, क्यों नहीं करवा रहे। तो उन्होंने तो वजीर आजम को भी जो है पूरा इस मामले में लेके आए कि जी आप इसमें सोचें। और उसके अलावा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिधर बहुत बातें की अपने फ्लोर ऑफ द हाउस, और वो मैं समझता हूँ सारी बातें कमेंडेबल थी। आखिरी कंक्लूडिंग जो उनकी बात थी, उस बात को समझने की जरूरत है। देखें वो क्या बात थी कि ना मेरा ना आपका सबका पाकिस्तान। देखें रिदा, जब
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनवाया था, उसके पीछे ब्रेन चाइल्ड थी कि पाकिस्तान के अंदर आप अपनी इना और अपने मैनिफेस्टो से हट के अपने सियासी मुखालफीन को भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए आके इकट्ठी हो। और उन्होंने कामयाबी से पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बाद में निकाल दिया गया। लेकिन एक साल बाद फिर पीडीएम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा बन गई। आज आप देखें कि पाकिस्तान में क्या चीज लैक कर रही है। यही जो कलेक्टिव विजडम है, जहां पे एक साइड पे पीडीएम और बाकी सारी जमातें पीपल्स पार्टी के साथ हैं, सिर्फ एक जमात बाहर बैठी हुई है। वो भी किस सोच पे है? उस सोच के ऊपर है कि जब वो वजीर आजम बने इमरान खान साहब और पीटीआई इक्तदार में आई तो उनको अनकंडीशनल सपोर्ट दी आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा क्या बैठ के डायलॉग करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। फिर वो जब आईनी और कानूनी तरीके से हुकूमत से चले गए, उन्होंने कहा नहीं बैठूंगा। अभी उन्होंने क्या एक बात कही है जो कि खान साहब ने कहा कि जी मैं टेबल पे बैठने के लिए तैयार हूं। मैं खान साहब को सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है कि अगर इस मुल्क के साथ और इस अवाम के साथ खान साहब आप सिंसियर हैं तो आपको एक फैसला करना है, आपको टेबल पे खुद आके बैठना है और अनकंडीशनल बैठना है। आप जो ये बात करते हैं ना मामले को लिंगर ऑन करने की, ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। यहाँ पे मामला मुल्क की सालमियत का है और मुल्क की सालमियत इसी तरीके से बच सकती है कि जब सारे पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज और सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे आके बैठ जाएं और बैठ के टेबल पे दो बातें मनवाएं और दो बातें माने और बैठ के मुल्क और मुल्क की अवाम के लिए पाकिस्तान को क्राइसिस से बाहर निकालें। यहाँ पे ये मामला निकलता है। यहाँ पे जो आप देखें, ये जो क्राइसिस की और बाकी चीजों की बात करते हैं, ये क्राइसिस खान साहब की तरफ से इनहेरिटेंट क्राइसिस है। और ये नहीं कि खान साहब ने, क्योंकि खान साहब की पॉलिसी ऐसी थी, खान साहब से नाकाबिलियत थी, नाअहलियत थी, मामला हैंडल नहीं हो सका और मामला इस नैच पे आ गया कि आज इस हुकूमत से भी जो है चैलेंजिंग डिसीजन मेकिंग करनी पड़े, चैलेंजिंग सिचुएशन में मुश्किल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ी और फिर भी जो है सूरत हाल मुश्किल है। तो इस सारे मामले से एक ही सूरत में निकला जा सकता है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस बात को कमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ना मेरा ना आपका, सबका पाकिस्तान। तो इस चीज के ऊपर सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और इसके ऊपर सबको कलेक्टिव विजडम करनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। राइट। फिजा शकील साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। फिजा साहिबा, आप सारी सूरत हाल को देख रही हैं और आप एक जाहिर सी बात है सहाफ़ी हैं, तज्ज़ाकार है, आप इसको कैसे एनालिसिस करती हैं मौजूदा सूरत हाल को? जी बहुत शुक्रिया रिदा, सबको सलाम। जनाब आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी रिदा, मेरा मौक़िफ़ तो इस वक्त बिल्कुल अवामी मौक़िफ़ है। अवाम सवाल ये कर रहे हैं तमाम सियासी क़ुव्वतों से कि वो कहाँ हैं। वो माइनस है, इस पूरी डिस्कशन से वो माइनस है। और आप गवाह हैं, मैं आपके प्रोग्राम में जब भी राय देती हूँ मैं लोगों की ही बात करती हूँ। पॉलिसी रेट अभी 2 से 3 दिन पहले स्टेट बैंक ने 1% और बढ़ा दिया। आज की खबर है चीनी जो है वो 130 रुपए जा चुकी है। IMF के साथ आपका स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो नहीं पा रहा, या की यकीनन एक वजह ये भी होगी कि मुल्क में जो इंतशार की कैफियत है, तो मालियाती इदारे आप पर क्यों ट्रस्ट करेंगे। मुझे एक बात और समझाई जाए कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो ये तमाम पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में हैं और उस वक्त अपोजिशन में थी, उन्होंने हक़ हुक्मरानी तस्लीम क्यों नहीं किया था PTI का। उस वक्त ऐसी क्या उफ्ताद हो रही थी, ऐसी क्या आफत आ रही थी कि ये भी हर तीसरे चौथे महीने सड़कों पर निकले होते थे। इनकी तरफ से भी ये मुतालबा आता था कि जो इंतखाबात हैं वो कराए जाए। अच्छा चले, एक तरफ हो गई है बात। मौजूदा सिनारियो जो है उससे आप यकीन कीजिए सिवाय बददिली के और एक मायूसी के कम से कम आवाम में तो कुछ नहीं फैल रहा। अब जरा टेक्निकल बातों की तरफ आते हैं। जिस तरह से अदलिया हमें अंदर से भी
और बाहर से भी डिवाइडेड सी नजर आना शुरू हो गई है। क्या ये इदारों के वसीतर मफाद के लिए एक अच्छी अलामत है? मेरा तो ख्याल है कि नहीं है। जब 19वीं तरमीम आपने की तो फिर उस वक्त आपने इस बात को इंश्योर क्यों नहीं किया कि जो पहले पार्लियामान का हक हुआ करता था वो आपने कुछ अफराद के हाथों में दे दिया, यानी आपने जो सिलेक्शन का, जस्टिस के सिलेक्शन का और वो सारा तरीक़ेकार रखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो एम्पावर किया, उस वक्त तो पार्लियामान ने अपने हाथ खुद ही कटवा लिए ना। इस वक्त जो 42 अफराद ने असेंबली में बैठ के करारदाद पास की है उसकी क्या लीगल बाइंडिंग है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो एक कार्रवाई है, वो एक रेजोल्यूशन है जो शायद कुछ अफराद का सेंटिमेंट तो जाहिर करती है लेकिन लीगैलिटी में तो वो कुछ भी हैसियत नहीं रखती। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कुछ मामलात को खामखा एक बहरान में तब्दील किया गया। इसका फायदा किस कुव्वत को हासिल होगा, ये एक और सवालिया निशान है। अब कहा जा रहा है कि कल जब सिक्योरिटी इदारे बैठेंगे हुकूमत के साथ तो शायद उसके बाद कोई क्लियर कट पॉलिसी भी सामने आएगी, डिसीजन भी सामने आएगा। तो क्या ये कोई जमहूरियत पसंदों के लिए, जमहूरी इदारों के लिए कोई अच्छी बात है कि फिर मुड़ के आपने सिक्योरिटी इदारों की तरफ ही देखना है? एक तरफ हम कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी, दोयम फिर अस्करी कुव्वतों की तरफ हमारा रुख मुड़ जाता है। खान साहब का बारहा ये कहना कि वो सियासी ताकतों से तो बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो अस्करी ताकतों से करेंगे, वरना वो दहशतगर्दों के साथ भी बैठने को तैयार है। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? और इसके नतीजे में अगर कोई गैर जमहूरी काम होते हैं तो क्या हम हक बजाने होंगे ये बात समझने के लिए कि ये सियासतदान अभी तक सियासी बालिदगी तक पहुंचे ही नहीं है, ये अपने मामलात कभी भी मेज पे बैठ के हल करने के लायक ही नहीं होते, इसी वजह से कहीं ना कहीं से इंटरवेंशन हो जाती है। तो ये सारे सवालात हैं और मैं इन तमाम दोस्तों से भी ये सवाल करना चाहूंगी कि इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है? तातुल का शिकार है। अगर हम पिछले साल से अब तक तकरीबन 1 साल होने वाला है अदम एतमाद की तहरीक आए हुए, क्या बेहतरी देखी है हमने निज़ाम में, इदारों की कारकर्दगी में? हम करप्शन की स्टोरीज कम से कम सिंध के लेवल पे तो उतनी ही सुन रहे हैं। सरकारी अफसरान अपने जो यूजुअल काम होते हैं गबन के उनमें लगे हुए। 2 से 3 दिन पहले अफसोसनाक खबर आई थी 2 डेप्यूटी कमिश्नर्स के हवाले से कि 8 करोड़ रुपए उन्होंने साइफन ऑफ किए हैं जो आपके सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पैसे आए थे। पूरी दुनिया में आप कशकोल लेके सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद मांग रहे थे, इसलिए मांग रहे थे कि कुछ अफराद वो रकम मुस्तकीन तक पहुंचाने के बजाय अपनी जेबों में भर लें। तो निज़ाम में तब्दीली और बेहतरी क्या आई है? ये सवाल मेरी जानिब से जरूर पूछिए अपने पैनलिस्ट से। थैंक यू। राइट, ठीक है, तीनों मौजूद मेहमानों का पर्टिनेंट व्यू आ गया, लेकिन एक मैंने ब्रेक पे भी जाना है जी, कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन। तो बात कर रहे हैं जी कल यकीनी तौर पे कल क्या अभी बल्कि जैसे कि बात की है फ़िज़ा शकील साहिबा ने भी, वज़ीर आज़म ने जो है वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक़ फ़ैसले करने का कहा है और कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या जमहूरी क़ुव्वतों ने इन सारे मामलात को हल करना है या फिर हम अस्करी क़यादत की तरफ ही देख रहे हैं, और उस अस्करी क़यादत की तरफ जिसके ऊपर कल भी मैंने बिलावल साहब के भी शॉट चलाया, मरियम नवाज़ का भी चलाया, सब पैदर पे जो है वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो उंगलियां उठा रहे हैं और फिर उनसे ही मदद भी मांग रहे हैं। तो एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। और फिर कुछ आने से पहले जी बात हो रही है, इसी पे भी मज़ीद बात करते हैं जी।
मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ अख्तर मलिक साहब। जैसे कि अब हमें पता है कि एक तरफ तो ये इन्होंने करारदाद जमा कर ली जिसका कि क्या कितनी वर्थ है आईनी और कानूनी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही अब जब दोबारा बुलाएगा तो पता चलेगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है इसके ऊपर पहले भी जिस तरह से अलामिया में जब इन्होंने बाइकआउट की पहले दिन बात की थी, नवाज शरीफ साहब ने आके वहाँ से गुफ्तगू करना शुरू कर दी थी, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बुला लिया था कि जी आप बताइए कौन बाइकआउट करना चाहता है। तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि नहीं जी ये तो मीडिया की खबर है, मीडिया ने चलाई, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। और अब फिर ये जिस तरह से करारदादें जमा कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, तो अब जब कोर्ट बुलाएगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगी बात कि ये किस पॉइंट पे खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला रहे हैं, एक तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी रद्द कर रहे हैं क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है इलेक्शन का। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या देखती है, और अगर इलेक्शंस 14 मई को नहीं होते आइन और कानून के तनाजुर में, ऑनरेबल चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में, तो फिर आप लोगों का क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा? देखिए जी, आप जरा नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर निकलवा के देख लें। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ फैसला आया था तो उन्होंने कहा था कि जानवरों का मुआशरा नहीं है, ये इंसानों का मुआशरा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला किया है तो इसको वजीर आज़म को फौरन घर चले जाना चाहिए। आज ये सारे जिनके खिलाफ फैसला आया था और जिन्होंने करवाया था, ये सारे आज एक पेज पर हैं। और उस दिन भी वजीर आज़म साहब कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब के जी यूसुफ रज़ा के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। तो ज्यादती भाई किसने करवाई थी? क्यों आलाकार बने थे, काला कोट पहन के मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट गए थे? और जब अब इकट्ठे बैठे हैं तो यही एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले थे, घसीटने वाले थे सड़कों पे। जब इनके मुफादात का आपस में टकराव खत्म हो गया तो ये सारे एक पेज पर इकट्ठे हो गए। जब मुफादात का टकराव था, लोगों को बेवकूफ बनाने लगे हुए थे, लोगों को इन चीजों का पता चल गया। अब ये लोग इनके कहने पे नहीं आएंगे और ये लोग बेवकूफ नहीं बन सकते। दूसरी बात यह है कि ये वाकई आईनी कानूनी जंग है और पीपल्स पार्टी जो क्रेडिट लेती रही है इन 40 सालों में, 45 सालों में। परसों जब फैसला आया तो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की वो बरसी का दिन था और 40-45 साल से ये अपना उसका क्रेडिट लेते रहे हैं कि हमने इनको आइन दिया, कानून दिया इस मुल्क को। तो आज उस आइन और कानून की भिड़ियां जब बखेरी जा रही हैं तो ये उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इनको तो अपने मेरे ख्याल है सोचना चाहिए कि ये सारी उम्र जो पाकिस्तानी कौम भी समझती थी कि एक आइन और कानून जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था इस मुल्क पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया था, आज उसी को ये सैबोटाज कर रहे हैं। और एक बात और ये भूल गए हैं कि पूरी कौम आज सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। ये जो कोई भी एडवेंचर करेंगे तो इनको वो दिन देखने पड़ेंगे जो सारी जिंदगी इन्होंने कभी तस्वर भी नहीं किया होगा। और सारी कौम सड़कों पर होगी, सारी कौम आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता है ये मुल्क। इनको ये खामख्याली निकालनी चाहिए। अब इनको सिर्फ एक ही चीज का धड़का लगा हुआ है कि अगर ये लोगों के पास जाते हैं तो लोग इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सिंध के हालात आपने देख लिए हैं। हमने तो 80% मुल्क में हमारी हुकूमत थी, 80% में हमने खुद छोड़ी है कि ये जो सिंध हाउस में लोटा करेसी और जो लोटों की खरीदो फरोख्त हुई थी वो मीडिया की आंख ने भी देखा और पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। और ये नाम निहाद अपोजिशन इन्होंने यहाँ पे क्रिएट की। ये कौन सा मैच है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमने आईनी तरीके से ये हुकूमत हटाई थी। 25 लोटे यहाँ पंजाब से बनवाए, 25-30 लोटे वहाँ कौमी असम्बली से बनवाए। आज एक जो लोटा है उसको अपोजिशन लीडर बना के ये बैठे हुए हैं। ये किन को मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनते। एक और बात आखिरी, ये जितना मर्जी इस पे लेयर डालने की कोशिश करें, लेयर नहीं डाल सकती। जो हकीकत है वो हकीकत है। जो लोगों ने कानून हाथ में लेने शुरू कर दिए हैं, जैसे सिंध में मोहतरमा भी बता रही थी कि डिप्टी कमिश्नर खिलाफ के पैसे खा गए, तो ये सिर्फ डिप्टी कमिश्नर तक पैसे नहीं होंगे, ये सारे ऊपर नीचे जाते होते हैं। और हद तो ये है कि मोटरवे के पैसे एक कमिश्नर के पता नहीं डीसी के अकाउंट में, जाती अकाउंट में से पकड़े गए हैं। वहाँ पे तो इन चीजों का कोई बुराई समझते ही नहीं है। और वो मेरे ख्याल है सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। करप्शन के लिहाज से इसलिए नहीं लगता कि जब से ये दोबारा ये आए हैं अभी इस हुकूमत के बाद, दोबारा हमारे यहाँ पंजाब से लोग अगवा होके जाने शुरू हो गए हैं और सूबों से जाना शुरू हो गए कच्चे के इलाकों में और
डकैतियां, चोरियां यहाँ भी हो रही हैं, वहाँ भी ज्यादा शुरू हो गई हैं। इन्होंने जो चीजें ये करने आए थे ये अपना काम कर चुके हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा इस मुल्क की जान छोड़ दें, इस मुल्क को सही ट्रैक पे चलने दें। अदरवाइज किसी का जो है ना मुस्तकबिल महफूज हाथों में नहीं है। ये तबाही और बर्बादी के रास्ते पे चल पड़े हैं और मुल्क को भी तबाही और बर्बादी पे लेकर जाना चाहते हैं। देखिए हमारा तो हमें तो अपने बाप दादा की कब्रों से प्यार है। हम कैसे होते हैं, हम तो बाप दादा की कब्रें भी नहीं छोड़ सकते। तो ये पता नहीं क्यों इस मुल्क को लोगों को छुड़वाना चाहते हैं। और 8.5 लाख पहले लोग छोड़ गए हैं, 15 लाख सिर्फ एक शहर फैसलाबाद में से ये टेक्सटाइल की सनत बंद होने से बेरोजगार हुए। बाकी शहरों का, जिलों का आप सोच लें, जब आटे में लोग इस लाइनों में लग के शहीद होना शुरू हो जाए तो ये क्या डिलीवरी की है इन्होंने साल में। जो वो तारीखें रकम कर दी हैं कि जो पता नहीं आने वाली नस्लें देखेंगी कि नहीं देखेंगी। हमारी जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइन और कानून के साथ है, कानून के लिए है, और हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मानने के लिए तैयार खड़े हैं। हमने कभी कानून की वायलेशन नहीं की। हमारा तो शुरू से माटो ही यही है। ठीक हो गया, जुल्फिकार अली बदर साहब की तरफ जाऊंगी। ठीक है, अख्तर अली साहब आपका व्यू पॉइंट आ गया। जुल्फिकार अली बदर साहब, ये आप बुला लिया है वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास, क्या अब हुकूमत करने जा रही है? जी देखिए, ये वजीर आजम आप दीद है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे, डिस्कस करेंगे। मेरे पास तो, मैं तो हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो बिलावल साहब का तर्जुमा हूँ। लेकिन हुकूमत जो भी फैसला करेगी कल सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि उसका एजेंडा तो हमारे साथ शेयर नहीं हुआ कि ये नहीं पता कि कल क्या डिस्कशन करते हैं क्या नहीं करते। ये तो कल होने के बाद है। लेकिन इस मुल्क के अंदर इस टाइम पे जरूरत इस अमर की है कि तमाम स्टेट बैठ के मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस बात को हमें सोचना है कि मुझे किसी की शक्ल पसंद है या नहीं है, लेकिन ना मेरा ना आपका, सबका पाकिस्तान। ये चीज सोचने वाली है कि यहाँ पे ये हम सबका पाकिस्तान है, ये मुल्क है तो हम है। क्योंकि यहाँ पे माजी की हुकूमतों ने भी कोई इतना अच्छा नहीं किया, और पिछली हुकूमत में कौन सी को दूध की नहरें या वो बहा दी गई थी। जो अरस्तू और अफलातून पहले 8-9 महीने में कशकोल ना उठाने की बातें करते थे, तो 10 महीने बाद जाके उन्होंने वो कशकोल उठाया कि आज इस गवर्नमेंट को भी जो है वो मुश्किल डिसीजन करने पड़े हैं और IMF से जान नहीं छूटती। जो यहाँ पे 8,000 10,000 अरब रुपए पाकिस्तान के अंदर से कलेक्शन करने चले थे, वो पाकिस्तान के अंदर से टैक्स नेट नहीं बढ़ा सके। जो साल के 12 मौसम और जर्मनी जापान की सरहद को साथ जोड़ते और दहशत गर्दों के साथ बैठ के, ये अभी फिजा साहिबा बात कर रही थी। असल बात ये है कि तमाम चीजों के ऊपर हम सबको सोचने की जरूरत है कि अगर तमाम पाकिस्तान की ऐसी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ, आज अगर वो किसी 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठी होके हुकूमत में है या किसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हैं, तो इमरान खान साहब कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं? वो तो पॉलिटिकली इमेच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं कि दहशत गर्दों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मुल्क दुश्मनी करने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क के और अवाम के मुफाद के लिए बैठ के डायलॉग के जरिए क्राइसिस से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये सोच रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में कौन ऐसी एक पार्टी है, कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो ग्राउंड से बाहर बैठी है, जो डायलॉग की टेबल पे नहीं आना चाहती। कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो तालिबान को, जिन्होंने और दहशत गर्दों को पाकिस्तान में दोबारा पनाह दी, दोबारा रास्ता दिया। कौन सी ऐसी लीडरशिप है जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के साथ बैठ के बात करने को तैयार है, लेकिन सियासतदानों के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं। ये जो है, ये सोच की इक्कासी कर, पाकिस्तान रहे ना रहे लेकिन मेरी जात रहे, ये असल बात है। इसलिए हमें बालातर होके सोचना है, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर और सिंध के अंदर बिल्कुल कमियां कुताहियां होंगी, गवर्नेंस के अंदर इशू होंगे, पर हमारी नीयत अच्छी है, हमारी नीयत में फतूर नहीं है। और अगर कोई इंडिविजुअल्स करप्शन करते हैं, कोई सरकारी महकमों के अंदर या सरकारी अफसरान करप्शन करते हैं, मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से दरखास्त करूंगा कि, और जो फैसला करने वाले लोग हैं, कि उन सरकारी अफसरों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए और उनको एक एग्जाम्पल बनाया जाए, उनकी एग्जाम्पल सेट की जाए
ताकि आइंदा कोई सरकारी अफसर जो ना कर सके। लेकिन उसके बरक्स जहाँ पे ये कमियां कुताहियां हैं वहां पे आप देखें कि NICBD, SUIT और SIUT और गैम्बेट और पाकिस्तान के अंदर पहली दफा लंग्स ट्रांसप्लांट का हॉस्पिटल बना है। तो इस ये भी चीजें कमेंडेबल है। पाकिस्तान के अंदर अगर बाकी जमातों में, खासतौर पे पिछली हुकूमत की मैं बात करूंगा, अगर उनके पास इतने जराए वसाइल और इतनी अकल समझ सोच बूझ थी, इतनी बड़ी बात करने की, और अफलातून और अरस्तु थे, तो किसी एक अपने हुकूमती सेंटर के अंदर या KP या पंजाब के अंदर कोई एक ऐसा इदारा तो कायम करते जिसके ऊपर आप बैठ के कहते कि यहाँ पे गरीब का इलाज फ्री होगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे तो 50 लाख घर मिलने थे लोगों को, 1 करोड़ नौकरी मिल रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे तो एक्सपोर्ट जानी थी $30 बिलियन, जितनी पाकिस्तान में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी, क्यों नहीं हुआ? बातें करने से मुल्क थोड़ी चलते हैं, बातें करने से मुल्क के मसाइल थोड़ी हल होते हैं। बातें तो आप एक रेडी वाले को बुला के पूछ लें, वो हमारे से ज्यादा समझदार है, हमारे से ज्यादा बातें कर सकता है, हमारे से ज्यादा उसको नॉलेज है। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पे पॉलिटिकल कलेक्टिव विजडम की जरूरत है। यहाँ पे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और क्राइसिस से जरूरत है और स्टेबलाइज करने की जरूरत है। फिजा शकील साहब की तरफ जाना, टाइम का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। फिजा शकील साहब, कोई कमेंट चाहूंगी कि ये कमेटी का जो फैसला अब आएगा वो तो आएगा, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो कौन इसके फैसले से इख्तलाफ करता। हमने बार के सदर और जो सदर जो है और उसके अलावा जो डिप्टी सदर है उन दोनों से बात की है जी, तो वो तो नाइब सदर जो है उन दोनों ने कहा कि जी अगर 9 होता, 5 होता, 6 भी होता तो फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक ही आना था 90 दिन में इलेक्शन कराने का, जो क्लियर है। 3 हो 4 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको कैसे देख रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने पहले भी ये बात की थी, एक सिंपल से मामले को इतना बड़ा तकनीकी मामला, आईनी बहरान का इशू, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से तो दोनों फरीकैन की, जो इस वक्त आप माजरत के साथ मैं लफ्ज यूज कर रही हूँ, हट धर्मी, मुझे तो ये कुछ उसी तरह की अलामात नजर आ रही है। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है और जुडिशियल सेटअप के लिए भी। वो ये है कि इस वक्त जब आपने आइन को रियल टेस्ट में डाल के ये देखा है कि आइन में कुछ इबाम मौजूद हैं, उसके कुछ आर्टिकल्स कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं, तो शायद अब एक अच्छा मौका होगा तमाम सियासी कुव्वतों के लिए कि जब भी प्रॉपर फेयर और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नतीजे में एक शफाफ पार्लियामान सामने आएगी तो शायद वो इन नुकात पर जरा बेहतर तरीके से कानून साजी कर सकेंगे। जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी, 19th अमेंडमेंट को रिव्यू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चीफ जस्टिस का जो अपना रवैया रहा है पिछले अदवार से लेके आज तक, वो कुछ मुतलकुल अन्नानियत की तरफ, यानी कि वो कुछ आमराना सोच वाले चीफ जस्टिस बन के सामने आए हैं। ये ना अदलिया के लिए अच्छी बात है, ना ही ये पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के लिए कोई अच्छी बात है। पाकिस्तान का आइन सेपरेशन ऑफ पावर्स के उसूल पे चलता है, लेकिन हमने तमाम मामलात को आपस में गठबंध करने का इस वक्त जो काम शुरू किया हुआ है वो कतन दुरुस्त नहीं है। इससे नुकसान अवाम को, जमहूर को हो रहा है। कुछ अफराद हैं जो इस पूरे निजाम से फायदा उठाते नजर आ रहे हैं और कल की सूरत हाल मजीद, जैसे आपने भी कहा, तमाम लोगों की नजर कल पे लगी हुई है। लेकिन एक आखिरी बात मैं ये करूंगी रिदा, इन्हीं सियासी जमातों की ये ख्वाहिश थी जब ये हाकिम नहीं थे कि इलेक्शन होने चाहिए, अब इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, इनके सामने ज्यादा बेहतर सूरत है। You're right. ठीक है, बहुत शुक्रिया फिजा शकील साहब आपका, अख्तर मालिक साहब आपका, जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका, आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, है तो हफ्ते के रोज़ का आखिरी प्रोग्राम न्यूज़ लाइन का, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, वो ये कि मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई आइन और कानून की पासदारी नहीं करेगा और ये बड़े हुक्मरान नहीं करेंगे तो आम आदमी कैसे करेगा? फिर आम आदमी से क्या तवक्को रखें कि वो भी आइन और कानून पर चलने के रवादार होगा? वो भी कहेगा कि हर बंदा इस मुल्क में, हर शख्स अपनी मर्जी का आइन और कानून चाहता है, अपनी मर्जी की अकाउंटेबिलिटी चाहता है, तो फिर हम भी वही करें।
ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि सोचना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मौजूदा सूरत हाल में। नहीं सोचेंगे तो हालात और मजीद बिगड़ेंगे। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।